पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि पेशेंट पाक और कॉमनी के घर पहुंच गई थी और वो उसके घर में घुस गई थी और गैंगजी कॉमनी को बचाने के लिए फटाफट से कार से निकल चुका था। सो हेलो गाइस, मैं हूं चिराग और आज मैं इट्स ओके टू नॉट बी ओके का 11th एपिसोड एक्सप्लेन करूंगा। तो अगर आपने इससे पुराने एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो ज़रूर जाकर चेकआउट करें। कॉमनी पेशेंट पाक और को अपने घर के अंदर आने देती है और पेशेंट पाक और कॉमनी के घर को देखने लगती है और वो कॉमनी का पेन उठा लेती है। कॉमनी पाक और को बोलती है कि वो उसका पेन वापस कर दें और वो उस पेन को पकड़ लेती है, पर पाक और पेन को बहुत ज़ोर से नीचे खींच लेती है जिससे कि कॉमनी का हाथ कट जाता है। पेशेंट पाक और कॉमनी के घर इसलिए आई थी क्योंकि वो उसकी मॉम की बहुत बड़ी फ़ैन थी। वो कॉमनी को सिर्फ हैप्पी बर्थडे विश करने आई थी। उसके बाद गैंगजी कॉमनी के घर पहुंच जाता है और वो कॉमनी को देख के सीधे गले लगा लेता है। उसके बाद गैंगजी कॉमनी के हाथों को देखता है और बोलता है, आखिर तुम्हें ये चोट कैसे लगी? कॉमनी बोलती है, पेशेंट पाक और के कारण मुझे ही चोट लगी। उसके बाद गैंगजी पूछता है, आखिर पेशेंट पाक और कहाँ हैं? कॉमनी बोलती है, वो चलेगी। गैंगजी पूछता है, कहाँ चलेगी? वो कॉमनी पर चिल्ला के पूछता है, आखिर वो कब निकली यहाँ से? कॉमनी ये देखकर डिसअपॉइंट हो जाती है कि गैंगजी सिर्फ उस पेशेंट के कारण यहाँ पे आया है और अपने रूम में वापस चली जाती है। उसके बाद हमें वही सीन दिखाया जाता है जब पेशेंट पाक और कॉमनी के घर में आ चुकी थी और उसने उसका हाथ काट दिया था। कट लगने के बाद कॉमनी कैंची उठाकर उसे मारने ही वाली थी, पर उसने 3 तक गिनती गिनी तब पेशेंट पाक और ने उस पेन को नीचे रख दिया था और कॉमनी ने उस पेशेंट को वहाँ से जाने के लिए बोल दिया। फिर कॉमनी प्रेजेंट में बोलती है, शायद मुझे इस पेशेंट को यहीं पे घायल करके रख लेना चाहिए था। उसके बाद गैंगजी कॉमनी के रूम में आ जाता है और उसके घाव पर रुमाल बांध देता है। उसके बाद कॉमनी उस पर बहुत चिल्लाती है और गैंगजी से पकड़कर बोलता है, जब खुद पर काबू ना रहे तब 1 से 3 तक गिनो। उसके बाद कॉमनी काउंटडाउन शुरू कर देती है, 1 2 3। उसके बाद गैंगजी कॉमनी को किस कर लेता है। उसके बाद हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर डायरेक्टर तक ये बात पहुँच जाती है कि पेशेंट पाक और कॉमनी के घर गई थी। वो सभी स्टाफ को यहाँ पर रखने के लिए बोलते हैं और वो यहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद हमें सेंगजी दिखाया जाता है जो कि डिनर कर रहा था और जेसूस के रूम में आ जाता है उसके साथ सोने के लिए। जेसूस मैंगजी वापस कर देता है। फिर सेंगजी से बताता है कि ये मैंगजी है, सेंगजी और गैंगजी का छोटा भाई। जेसूस सेंगजी से बोलता है कि मुझे भी अपना एक भाई बना लो। सेंगजी बोलता है, तुम हमारे रिश्तेदार भी नहीं हो और ना ही हमारा और तुम्हारा नाम एक है, इसलिए मैं तुम्हें भाई नहीं बना सकता। उसके बाद हमें गैंगजी दिखाया जाता है जो कि बीमार पड़ गया था और कॉमनी इसका ध्यान रखती है। उसके बाद कॉमनी पेशेंट पाक और के बारे में बताती है कि वो उसकी मॉम की बहुत बड़ी फ़ैन थी, इसलिए वो शायद यहाँ पर आई थी। उसके बाद गैंगजी और कॉमनी साथ में सो जाते हैं। फिर हमें मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मैनेजर अपनी कार साफ़ कर रहा था क्योंकि जूरी ने उस पर पिछली बार उल्टी कर दी थी। जूरी बाहर आ जाती है और उसे देखती है और वो उसे माफ़ी मांगती है जो कुछ भी उसने किया था। जूरी मैनेजर को कुछ पैसा ऑफ़र करती है कार साफ़ करने के लिए। तो मैनेजर को भी महसूस होता है जब कभी उसने लोगों को पैसे दिए होंगे तब उनको कैसा लगता होगा, और मैनेजर ये पैसे एक्सेप्ट कर लेता है और वो जूरी से बोलता है कि हम किसी दिन बाहर खाना खाने चलेंगे। फिर हमें कॉमनी दिखाई जाती है जो कि उठ चुकी थी और उसके आसपास गैंगजी नहीं था, इसलिए वो फिर से गुस्सा हो जाती है ये सोचकर कि गैंगजी उसे फिर से छोड़ के चले गया। फिर गैंगजी उसके रूम में आ जाता है। उसके बाद कॉमनी और गैंगजी साथ में बैठकर बातें करने लगते हैं। गैंगजी कॉमनी को अपनी पूरी लाइफ के बारे में बताता है, अपने भाई के बारे में बताता है कि उसके भाई के सामने ही उसकी मॉम का कत्ल कर दिया गया था। उसके बाद गैंगजी कॉमनी से अपने लिए सपोर्ट मांगता है कि वो हमेशा उसके साथ रहे। उसके बाद गैंगजी सेंगजी को कॉल करके बोलता है कि वो आज जल्दी दोपहर में घर आ जाएगा और साथ में हम लंच करेंगे। उसके बाद हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर नर्स पाक कॉमनी के डैड को बोल रही थी कि आपका जल्दी से चेकअप हो जाएगा और आप जल्दी ही वापस आ जाएंगे, और उन्हें शिफ्ट कर देती हैं। फिर जूरी पेशेंट पाक और के बारे में पूछती हैं। नर्स पाक बोलती हैं कि आप पेशेंट पाक और का सारे सामान इकट्ठा करके पुलिस को दे दें क्योंकि अब वो वापस आने वाली नहीं है। जूरी को ये बात थोड़ी अजीब लगती है। उसके बाद गैंगजी हॉस्पिटल पहुंच जाता है और जूरी से बोलती है कि पेशेंट पाक और का बेड साफ़ करना है। गैंगजी बोलता है, इतनी जल्दी? गैंगजी को भी ये बात थोड़ी अजीब लगती है। उसके बाद गैंगजी पेशेंट पाक और का सारा सामान इकट्ठा कर लेता है। उसके बाद हमें डायरेक्टर दिखाए जाते हैं जो कि उसी पेशेंट से बात कर रहे थे जो उन्हें इन्फॉर्मेशन देता रहता था पूरे हॉस्पिटल की, और वो पेशेंट पाक और के बारे में कुछ बातें बताता है। और हमें गैंगजी दिखाया जाता है जो कि पेशेंट पाक और का सामान देख रहा था। उसके बाद गैंगजी को द मर्डर ऑफ द विच ऑफ द वेस्ट की बुक मिलती है। ये वही बुक थी जिसे कि कॉमनी की मॉम ने लिखा था, और उस बुक के अंदर गैंगजी को कुछ नोट्स मिलते हैं। उसके बाद गैंगजी उन नोट्स को देखने लगता है और डायरेक्टर पीछे से गैंगजी के पास आ जाते हैं
और चुपके चुपके उसे देखने लगते हैं। गैंगजी जैसे उन्हें देखता है वैसे डर जाता है। उसके बाद वो दोनों साथ में बैठ जाते हैं। डायरेक्टर गैंगजी से पूछते हैं कि आखिर पेशेंट पाक और कॉमनी के घर क्यों गई होगी। गैंगजी बोलता है शायद वो उसे बर्थडे विश करने गई होगी। उसके बाद हमें जेसी को पिज़्ज़ा शॉप दिखाया जाता है जहाँ पर कॉमनी आई हुई थी और वो सभी पिज़्ज़ा ऑर्डर कर देती हैं। वो जेसी से बोलती हैं जब तक तुम ये पिज़्ज़ा बना रहे हो तब तक मुझे सैंगजी से बातें करने दो। और सैंगजी कॉमनी के पास आकर बैठ जाता है। कॉमनी सैंगजी से बोलती है कि उसके दिमाग में एक नया आइडिया आया है उसकी नई बुक के लिए। वो बोलती है जो ड्राइंग तुमने मुझे दी थी। सैंगजी बोलता है मैंने वो दी नहीं थी, फेंकी थी। वो बोलती है हाँ, इसी ड्राइंग की वजह से मेरे दिमाग में एक नया आइडिया आ गया है। वो उसे अपने आइडियाज़ बताने लगती है। वो बोलती है ये जो 3 कैरेक्टर्स हैं वो एक ट्रिप पर जाएंगे एक खोई हुई चीज़ को ढूंढने। ये सुनकर सैंगजी बोलता है ये बहुत अच्छा है। फिर कॉमनिंग देखती है कि सैंगजी किसी और तरफ देख के उसे ये बोल रहा है। वो एक बोट को देख रहा था जो कि बहुत अच्छी दिख रही थी। इसके बाद हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर गैंगजी ने डायरेक्टर को सारी बातें बता दी थी सैंगजी के बारे में कि वो आखिर तितलियों से क्यों डरता है। वो डायरेक्टर से हेल्प मांगता है सैंगजी का डर भगाने के लिए। उसके बाद हमें सैंगजी और कॉमनिंग दिखाए जाते हैं। कॉमनिंग उसे बोलती है अगर तुम अपना कॉन्ट्रैक्ट तोड़ोगे तो तुम्हें फ़ाइन देना पड़ेगा, वो भी 3 गुना। और वो गैंगजी को इंक्लूड करके 6 गुना फ़ाइन कर देती है। ये सुनकर सैंगजी टेंशन में आ जाता है। कॉमनिंग सैंगजी के पीछे जाती रहती है और इसे काफ़ी मनाने की कोशिश करती है पर वो नहीं मानता। उसके बाद कॉमनिंग अपना सारा गुस्सा लेकर सीधे गैंगजी के पास पहुंच जाती है। कॉमनिंग उसे बोलती है कि मैंने उसे बहुत समझाने की कोशिश करी पर वो नहीं माना। वो बोलती है मैंने उसे बहुत प्यार से भी समझाया। गैंगजी बोलता है तूने पक्का उसे धमकाया होगा। गैंगजी बोलता है मैं तुम्हें अच्छे से जानता हूँ। उसके बाद गैंगजी भी ये बोल देता है कि सैंगजी के परमिशन के बिना हम साथ में नहीं रह सकते। गैंगजी बोलता है जेसी को सैंगजी के करीब आने में लगभग 10 साल लग गए थे। फिर गैंगजी कॉमनिंग को समझाता है कि सैंगजी को लगता है कि तुम मुझे उससे छीन लोगी, इसलिए वो तुम्हें बुरा समझता है। फिर कॉमनिंग पूछती है आखिर मैं क्या करूँ। गैंगजी बोलता है तुम उसका ट्रस्ट जीतो। बोलता है तुम ऐसा जताओ कि तुम मुझे छीनोगी नहीं, तुम इसे ऐसे दिखाओ कि तुम हमेशा उसके साथ रहोगी जैसे मैं उसके साथ हूँ। उसके बाद हमें पूरा स्टाफ दिखाया जाता है जो कि कॉमनिंग के डैड की कंडीशन के बारे में बात कर रहे थे। फिर डॉक्टर्स ये बोल रहे थे कि उनकी कंडीशन बहुत ख़राब है। नर्स पाक बोलते हैं क्या उनका कोई ऑपरेशन नहीं हो सकता। डॉक्टर बोलते हैं उनका ऑपरेशन करने के बावजूद भी कोई फ़ायदा नहीं। उसके बाद हमें जूरी दिखाई जाती है जो कि मैनेजर से मिलने जा रही थी। जूरी की मम्मी से पूछती है आखिर तुम कहाँ जा रहे हो। जूरी बोलती है मैं सैंगिन से मिलने जा रही हूँ जो कि अपना मैनेजर ही है। जूरी की मम्मी से रोककर उसका ज़बरदस्ती मेकअप करती हैं। इसके बाद जूरी मैनेजर के पास पहुँच जाती है। फिर वो दोनों बातें करने लगते हैं। जूरी मैनेजर को बताती है कि कॉमनिंग के डैड का ट्यूमर वापस आ चुका है और इस बार सर्जरी करने के बावजूद भी कोई फ़ायदा नहीं होगा। मैनेजर बोलता है ये तो बहुत बुरा हुआ। वो बोलता है वो जल्दी कॉमनिंग को ये बात बता देगा। जूरी फिर से गैंगजी के बारे में बात करने लगती है। मैनेजर बोलता है चलो आज हम अपने बारे में ही बात करते हैं। वो बोलता है उन्हें एक दूसरे को संभालने दो, अपन अपना देखते हैं। उसके बाद हमें सैंगजी दिखाया जाता है जो कि अपनी सेविंग्स चेक कर रहा था। वो कॉमनिंग को पैसे वापस करने के लिए पैसे गिन रहा था। इसके बाद गैंगजी और सैंगजी बातें करने लगते हैं। फिर हमें कॉमनिंग दिखाई जाती है जिसके यहाँ पर असिस्टेंट आई हुई थी। असिस्टेंट को गैंगजी ने भेजा था। ये सुनकर कि गैंगजी ने असिस्टेंट को भेजा है वो उससे अच्छे से बिहेव करने लगती है और उससे बातें करने लगती है। उसके बाद हमें वापस से सैंगजी और गैंगजी दिखाए जाते हैं जो कि साथ में एक टीवी शो देख रहे थे जैसे कि अभी आप देख रहे हैं एक्सप्लेनेशन। गैंगजी टीवी का एग्जाम्पल लेकर सैंगजी को समझाता है कि वो अब बड़ा हो चुका है और वो दूसरों को भी अपना परिवार बना सकता है जैसे कि उस टीवी शो में उस आदमी ने बनाया था। उसके बाद हमें मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर डायरेक्टर सैंगजी की ड्राइंग्स देख रहे थे। सैंगजी डायरेक्टर से पूछता है कि आखिर आप मुझे कितने पैसे देने वाले हो इन ड्राइंग के। डायरेक्टर बोलते हैं कि ये ड्राइंग अभी अधूरी है क्योंकि इसमें कोई बटरफ्लाइज नहीं है। सैंगजी बोलता है कि मैं बटरफ्लाइज ड्रॉ नहीं करता। डायरेक्टर बोलते हैं अगर तुम इनमें बटरफ्लाइज ड्रॉ नहीं करोगे तो मैं तुम्हें पैसे नहीं दूंगा। ये सुनकर सैंगजी हॉस्पिटल से बाहर आ जाता है। फिर गैंगजी अपनी शिफ्ट ख़त्म करके सैंगजी के पास आ जाते हैं और वो दोनों साथ में घर पहुंच जाते हैं। पर सैंगजी गैंगजी से बात नहीं कर रहा था। इस पर गैंगजी को भी गुस्सा आ जाता है और वो 1 2 3 काउंट करने लगता है और सैंगजी को पूरी बात बताता है। उसके बाद वो अपने कबर्ड में वापस घुसने की कोशिश करता है पर गैंगजी इस बार उसे रोकता है और उसे बोलता है कि तुम्हें उसका सामना करना चाहिए, यूं ही छुपना नहीं चाहिए। इस पर सैंगजी उसे काट देता है और इस बार गैंगजी भी उसे मारता है थोड़ा और दोनों के बीच में क्लैश शुरू हो जाता है। क्लैश मतलब कि फाइटिंग। फाइट के बाद हमें गैंगजी दिखाया जाता है जो कि जेसू के साथ बैठा हुआ था और वो हंस रहा था। दोनों थोड़ी देर बात करते हैं और हंसी मजाक करते हैं। जेसू बोलता है कि कॉमनिंग का वायरस तुम्हारे अंदर काफ़ी अच्छी तरीके से घुस चुका है। फिर हमें सैंगजी दिखाया जाता है जिसके गले में छोटा सा कट लग गया था क्योंकि गैंगजी ने उसके गले में छोटे से नाखून से मार दिया था। जूरी उसके गले में थोड़ा सी दवाई लगा देती है।
फिर हमें नाइट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सैंजी सो चुका था और गैंगजी उसके साइड में बैठा हुआ था। उसके बाद हमें कॉमनिंग दिखाई जाती है जो कि गैंगजी को मैसेज करती है पर वो उसका रिप्लाई नहीं देता, पर वो सोने चली जाती है। उसके बाद कोई इसका दरवाज़ा नॉक करता है तो कॉमनिंग एक सामान लेकर गेट खोलने चली जाती है। जैसे ही कॉमनिंग दरवाज़ा खोलती है कोई से उसका सामान छीन लेता है और दरवाज़ा अचानक से पकड़ लेता है। वहाँ पर गैंगजी था। उसके बाद वो दोनों साथ में डिनर करने जाते हैं और वो दोनों साथ में बैठ के बातें करने लगते हैं। उसके बाद गैंगजी बोलता है कि उसका एक सपना है। कॉमनिंग पूछती है कि क्या सपना है। फिर हमें गैंगजी का सपना दिखाया जाता है इसमें कि वो एक स्टूडेंट बना हुआ था और कॉमनिंग उसकी क्लास में ही पढ़ती थी और वो उसे ही देखे जा रहा था। वो कॉमनिंग को पीछे करके उससे बातें करने की कोशिश करता है पर वहाँ पर सैंजी आ जाते हैं और पूरा माहौल बर्बाद कर देता है। पर बाद में सैंजी सारा माहौल वापस से बना देता है और कॉमनिंग और गैंगजी दोनों बातें करने लगते हैं। ये सब सैंजी का ही सपना था जो कि वो सोते वक्त देख रहा था और रात को ही सैंजी की नींद खुल जाती है और वो गैंगजी को स्मेल करता हुआ देखता है नींद में। सैंजी ये देखकर बहुत खुश होता है क्योंकि कई साल बाद उसने स्माइल करते हुए देखा था गैंगजी को। वो बोलता है गैंगजी आज बहुत खुश है और सैंजी के भी आंसू आ जाते हैं। उसके बाद डायरेक्टर कॉमनिंग के घर पहुंच जाता है और उससे उसके नई बुक के बारे में पूछता है। कॉमनिंग बोलती है कि उसने किताब के बारे में अभी कुछ नहीं किया है। उसके बाद डायरेक्टर कॉमनिंग को उसकी डैड की कंडीशन के बारे में बताता है। उसके बाद हमें सैंजी और गैंगजी दिखाए जाते हैं जो कि साथ में लंच कर रहे थे। कॉमनिंग गैंगजी को कॉल करती है और वो बोलती है कि वो भी वहाँ आना चाहती है पर गैंगजी मना कर देता है। लंच करने के बाद सैंजी बिल पे करने जाता है। कॉमनिंग भी उस जगह पहुँच गई थी जहाँ पर गैंगजी और सैंजी लंच कर रहे थे। कॉमनिंग सैंजी से अपना लंच का पेमेंट करने के लिए भी बोलती है पर सैंजी मना कर देता है। उसके बाद गैंगजी उसकी पेमेंट करता है। कॉमनिंग सैंजी से बोलती है कि तुम भी मुझे अपनी फैमिली का मेम्बर बना लो। वो ये भी बोलती है कि वो अनाथ है। अब वो उससे बहुत रिक्वेस्ट करती है। फिर सैंजी कॉमनिंग से अपना हाथ छुड़ा कर बोलता है चलो अब घर चलें। फिर सैंजी थोड़ा आगे चले जाता है। फिर वो पीछे मुड़ के बोलता है चलो आ जाए गैंगजी और कॉमनिंग। ये सुनकर गैंगजी और कॉमनिंग बहुत खुश होते हैं और तीनों एक फैमिली की तरह साथ में चलने लगते हैं। उसके बाद हमें नाइट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे गैंगजी और सैंजी कॉमनिंग के घर वापस शिफ्ट हो गए थे। उसके बाद सैंजी और गैंगजी साथ में सो जाते हैं। उसके बाद हमें कोई दिखाया जाता है जो कि बहुत अजीब लग रहे थे। उनके पास कोई अजीब सा बटरफ्लाई था और वो काफ़ी मिस्टीरियस लग रही थी। और ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, कमेंट करें एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। सो बाय।